नमस्कार। हम लोग हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी आज देखेंगे, पुस्तकालय का इतिहास। यह है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के यूनिट 2 के प्रथम चैप्टर से हम लोग देख रहे हैं। हम शुरुआत फर्स्ट यूनिट से नहीं कर रहे हैं। कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अगर हम डाटा साइंस पे अगर बात करें लाइब्रेरी साइंस में, तो उन्हें अध्ययन करने में समझने में दिक्कत होगी। तो मैं समझ रहा हूं कि वैसे साधारण टॉपिक की तरफ से ले चलें जहां उनको धीरे धीरे जो है हम कठिन की तरफ ले जाएं। तो कुछ आसान प्रकरण है, उसको तो हम लोग देखते चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी, इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी। पिछले क्लास में हमने देखा था पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, उसके अर्थ, अवधारणा, परिभाषाएं और प्रकार। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी। जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी की बात करते हैं तो हमें पौराणिक, पुरानी पढ़ने के सिस्टम, गुरुकुल और उस समय के साधनों पे ध्यान जाता है। और हम लोग बात कर रहे हैं अपने यहाँ वैदिक काल, भारत के वैदिक काल की। तो वैदिक काल में जो गुरु होते थे, शिष्य गुरु के यहाँ पढ़ने जाते थे और गुरु लिखने के लिए पेड़ के छाल और ताड़ के पत्ते और कुछ बड़े पत्ते जो सूखने के बाद भी न टूटे वैसे पत्रों पे लिखते थे और उसे संग्रहित करते थे। क्योंकि जो गुरु होते थे वो बार बार एक ही विषय को एक तरीके से नहीं पढ़ा पाए, तो वैसे तथ्य उनको पढ़ने के लिए पुराने तथ्य दे सके, तो उसको संग्रह करके रखते थे। और जो फिर नए सत्र में जो नए विद्यार्थी आते थे उनको वो दिया जाता था, उसे पढ़ते थे, समझते थे। ये इतिहास केवल भारत की ही नहीं है, भारत के बाहर भी, मिस्र का भी कुछ ऐसा ही है। वृक्ष की छाल से बने कागज का आविष्कार मिस्र में हुआ था। मिस्र लिपि का विकास काल ईसा से 2000 वर्ष पूर्व, ईसा से 2000 वर्ष पूर्व माना जाता है। लगभग ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी में राजा एमेनोफिस, याद रखेंगे, एमेनोफिस के काल का एक ग्रंथ जो वृक्ष के छाल से निर्मित कागज, प्राचीन मिस्र में ऐसे अनेक पुस्तकालय पाए गए हैं। ये पुस्तकालय प्रायः वहां के विशाल मंदिरों और राजप्रसादों के साथ संबंध थे। यानी कि वो जो रखे जाते थे, वो जो पुराने विशाल मंदिर थे और राजा के राज घराने में इस चीज को रखा जाता था। सबसे पहला पुस्तकालय राजा ओसीमंडिया ने स्थापित किया है। एक राजा थे मिस्र के, उनका नाम था ओसीमंडिया। ओसीमंडिया ने स्थापित किया। उसने पवित्र पुस्तकों का एक विशाल संग्रह स्थापित किया था जिसमें ज्यादा धार्मिक और जीवन यापन के तथ्य उसमें लिखे गए थे। उसने, राजा ने पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर, पुस्तकालय जहां वो रखे जाते थे वहां प्रवेश द्वार पर आत्मा के लिए औषधि, आत्मा के लिए औषधि शीर्षक एक पट लगवाया था। पुजारियों के संरक्षण में प्राचीन मिस्र में अनेक पुस्तकालयों का विकास हुआ। वहां के पुजारियों के संरक्षण में प्राचीन मिस्र में अनेक पुस्तकालयों का विकास हुआ। प्राचीन असीरिया राज्य की राजधानी निनिमी नगर में अशुरवाणीपाल राजा का पुस्तकालय अत्यंत प्रसिद्ध था। एक राजा थे असीरिया राज्य के जिसकी राजधानी निनिमी थी, उसमें अशुरवाणीपाल इनका नाम था। उनका पुस्तकालय काफी समृद्ध था और काफी अत्यंत प्रसिद्ध था। इस पुस्तकालय में उस समय ग्रंथों की संख्या 20,000 थी। उस समय ग्रंथों की संख्या 20,000 थी और यह राजा के निजी प्रसाद में स्थित था। राजा जहां रहते थे, जिस भवन में, वहां पे स्थित था। राजा अशुरवाणीपाल
बड़े साहित्य प्रेमी थे। वो अपने आसपास बहुत सारे वाद विवाद करने वाले, विचार रखने वाले लेखकों, साहित्यकारों को अपने साथ रखते थे। और इस पुस्तकालय की स्थापना भी उन्होंने इसीलिए करवाया था, क्योंकि ये जो सीखने के जो तथ्य हैं वो भूल ना जाएं, इसलिए उन्होंने इसको संग्रहित करवाया था। इसके इतिहास में आगे हम लोग देखते हैं कि प्राचीन ग्रीस राज्य में, हम लोगों ने मिस्र को देखा, प्राचीन ग्रीस राज्य में पीसिस्ट्राटसन ने, याद रखेंगे, पीसिस्ट्राटसन ने सर्वप्रथम एक पुस्तक की स्थापना की थी। सबसे पहले पुस्तकालय की स्थापना उन्होंने की थी प्राचीन ग्रीस में। इसके पश्चात अलेस गैलिस एवं महार दार्शनिक प्लेटो ने पुस्तकों के संग्रह के लिए कक्ष बनाए थे, जिसे पुस्तकों का संग्रह किया जाता था, रखा जाता था। ट्रावा के मतानुसार, ट्रावा एक लेखक है, ये कहते हैं अरस्तु ही पहला दार्शनिक था जिसने पुस्तकालय की स्थापना की थी। अरस्तु एक ऐसे पहले दार्शनिक थे जिन्होंने पुस्तकालय की स्थापना की थी। अब आप जानिए कि अरस्तु कौन थे? प्लेटो के गुरु थे। ये गुरु थे, शिक्षक थे, और ये इनके शिष्य थे, विद्यार्थी थे। प्लेटो विद्यार्थी थे अरस्तु के। अरस्तु के गुरु कौन थे? सुकरात अरस्तु के गुरु थे और अरस्तु प्लेटो के गुरु थे। तो ट्रावा जो कहते हैं वो कहते हैं कि अरस्तु ही पहला दार्शनिक था जिसने पुस्तकालय की स्थापना की थी, परंतु अलेक्जेंड्रिया का प्राचीन पुस्तकालय ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। अलेक्जेंड्रिया एक जगह है जहां की ईसा से 300 वर्ष पूर्व पुस्तकालय की स्थापना हुई थी, ऐसा माना जाता है। इस महानगर में दो प्रमुख पुस्तकालयों का उल्लेख मिलता है। बड़ा पुस्तकालय विश्वविद्यालय के साथ, इसको हम लोग देखेंगे तो दो प्रमुख पुस्तकालयों का उल्लेख जो मिलता है उसमें बड़ा पुस्तकालय विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध था और दूसरा सिरापियम विभाग के साथ। अनुमान लगाया जाता है कि अलेक्जेंड्रिया के विशाल पुस्तकालय में लगभग 70,000 किताबें थी, ग्रंथ थे। कितने? 70,000। जूलियस सीजर ने 47 ईस्वी में इस नगर पर आक्रमण किया था, 47 ईस्वी में, और पुस्तकालय तथा पुस्तकालय के सभी ग्रंथ जलाकर राख कर दिए थे। पुस्तकालय और पुस्तकालय के सारे ग्रंथ जला करके राख कर दिए थे। कहा जाता है जैसे हमारे यहां बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला को जलाया था, उसी प्रकार जूलियस सीजर ने 47 में इस नगर पर आक्रमण किया और जो पुस्तकालय थे उसके सभी पुस्तकों ग्रंथों को जला दिया था। इस क्षतिपूर्ति की ओर क्लेओपेट्रा का ध्यान गया। क्लेओपेट्रा इसके बाद के शासक थे और उसने अलेक्जेंड्रिया जो जगह था उसमें फिर एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की। फिर उन्होंने एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की। किसने किया? क्लेओपेट्रा ने फिर से जिस विश्वविद्यालय को जूलियस सीजर ने जलाया था जिस पुस्तकालय को जूलियस सीजर ने जलाया था उस पुस्तकालय को फिर से क्लेओपेट्रा ने उसको स्थापित की, क्योंकि जानता था कि किसी राज्य के विकास के लिए, उसके बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय का होना बहुत जरूरी है। ग्रीक पुस्तकालय का हम लोग जब इतिहास देखते हैं तो इसमें आगे मिलता है कि ग्रीक साहित्य का रोम में इसको लेकर के, पुस्तकालय के लेकर बड़ा प्रचार था और उसमें था अरस्तु के निजी पुस्तकालय को रोम के विजेता अपने यहां ले आए थे। अरस्तु का जो निजी पुस्तकालय था
क्योंकि वो अध्ययन करते थे, संग्रहित करके सब चीजों को रखते थे। तो उन्होंने कुछ बहुत सारी चीजें उनके गुरु सुकरात, जो कि सुकरात ने कुछ लिखा नहीं था, वैसे दार्शनिक थे, लिखने वाले अरस्तु और जैसे उनके शिष्य ही लोगों ने लिखा था, लेकिन जो संग्रह उनको ज्ञान के उन्होंने किया था, उसको रोम को जब जीता था तो वहां से ले आए थे। ईसा से एक शताब्दी पूर्व लैटिन साहित्य के स्वर्ण युग में निजी पुस्तकालय कितने ही घरों में स्थापित किए जा चुके थे। पहले क्योंकि ये कोई सार्वजनिक पुस्तकालय होता नहीं था, तो जैसे अरस्तु ने एक अपने खुद पुस्तकालय बनाया था, यानी संग्रहित किया था अध्ययन सामग्री को, उसी प्रकार वैसे बहुत सारे विद्वान थे या ऐसे साहित्य प्रेमी थे जो उन चीजों को संग्रह कर करके रखते थे, क्योंकि उसमें सार्वजनिक पुस्तकालय थे नहीं। परंतु बाद में जूलियस सीजर ने ही रोम में सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने की योजना बनाई। जूलियस सीजर कौन? जूलियस सीजर वही जो अलेक्जेंड्रिया का लाइब्रेरी को, यानी कि पुस्तकालय को उसने जलाया था, वही। फिर उसने अपने यहां रोम में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। सम्राट अगस्टम ने भी पोलियो की परंपरा, पोलियो एक शासक थे, उन्होंने भी लाइब्रेरी और पुस्तक पर बहुत ध्यान दिया था, उनकी परंपरा का निर्वाह किया और उसने अनेक पुस्तकालयों की स्थापना की। रोम की राजधानी में चौथी शताब्दी में लगभग 28 बड़े पुस्तकालय तैयार कर दिए गए थे। चौथी शताब्दी तक 28 बड़े पुस्तकालय तैयार कर दिए गए थे। इनके सिवा लीवर, कोमन, मिलान, एथेंस, स्मेर्न, पार्टी और हाकुलेनियम आदि प्राचीन नगरों में भी पुस्तकालयों के होने का उल्लेख मिलता है। तो कहा जाए तो रोम भी पुस्तकालय में पीछे नहीं था। रोम भी चाहता था कि बौद्धिक विकास लोगों का हो, जिससे राज्य का विकास हो। अब थोड़ा सा हम लोग वैश्विक स्तर पे देख लिए, अब थोड़ा अपने भारत के पुस्तकालय का इतिहास देखते हैं। हम इसको जो देख रहे हैं, हम लोग दो भाग में देख रहे हैं, एक वैश्विक स्तर पे और एक हम लोग देख रहे हैं भारतीय स्तर पे। जैसे हमने इसका प्राचीन में हम लोगों ने देखा कि प्राचीन में कैसे 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 विकास हुआ इसका पुस्तकालय का वैश्विक स्तर पे, तो हम लोग भारत स्तर पे भी इसको उसी तरीके से देखेंगे। फिर हम लोग जब आधुनिक विश्व का पुस्तकालयों का अध्ययन करेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि आधुनिक विश्व में पुस्तकालय क्रांति की बात अगर करें कि कैसे पुस्तकालय धनाधन खुलते चले गए, किन राज्यों ने कितने संग्रह किए, क्या किए, उस पर जब अध्ययन हम देश के बारे में करेंगे तो हम लोग फिर भारत के बारे में भी अध्ययन उसके बारे में करेंगे। क्योंकि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हम लोग दो खंड में देखेंगे, एक प्राचीन, दूसरा आधुनिक। तो हम लोग प्राचीन देख रहे हैं, तो भारत का भी हम प्राचीन पक्ष देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों को यहां मिलता है। हमारे यहां भी, यानी कि भारत में भी पुस्तकालयों की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। आज के लगभग 6000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। इस प्रकार के अनेक प्रमाण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुए हैं कि हमारे यहां भी संग्रह था। उस काल में चित्रलिपि का विकास भारत में हो चुका था, यानी कि चित्र बनाना, ज्यादातर पत्थरों पे उकेरना, पेपर पे उकेरना, लकड़ी पे उकेरना, ये सब चीजों को उस पे उकेरा जाता था। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इस प्रकार के ही चित्रलिपि ही ज्यादा संग्रह कर पाए हैं। अब बहुत सारी चीजें, कहीं अगर शिलालेख वगैरह है तो उसको हम लोग लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं मानेंगे, उसको हम लोग जो है आर्कियोलॉजी का हिस्सा मानेंगे। तो यहाँ पे चित्रलिपि का विकास भारत में सबसे ज्यादा हुआ था। इतिहासकार ये बताते हैं, स्वीकार करते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अनेक पुस्तकालय थे, क्योंकि खुदाई में ऐसा उनको प्रमाण के रूप में समझ में आया है, पता चला है। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व भारत में भोजपत्रों एवं ताड़पत्रों पर ग्रंथ लिखे जाते थे, क्योंकि पहले साधन ही नहीं थे। भोजपत्र थे या ताड़पत्र थे, पेड़ के छाल थे। गुरुओं के पास इस प्रकार की हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह रहता था। गुरु क्योंकि हाथ से लिखते थे इन सभी चीजों पे, तो संग्रह रहता था। आने वाले नेक्स्ट विद्यार्थी को इसके बारे में बताते थे, सिखाते थे।
जिसे हम निजी पुस्तकालय कह सकते हैं, जो कि गुरुओं का अपना गुरुकुल का एक निजी पुस्तकालय संग्रहित था। वैदिक काल में वेदों, इतिहासों और पुराणों, व्याकरण और ज्ञान की अनेकानेक शाखाओं में अनेक विषय गुरुकुलों में छात्रों को पढ़ाए जाते थे और उनसे संबंधित अनेक ग्रंथ पुस्तकालयों पर भी पढ़ा। तो गुरु क्या करते थे कि वेद, साहित्य, पुराण जो भी व्याकरण थे उसको अनेक अनेक शाखाओं में गुरु अलग अलग पढ़ाते थे और वो पढ़ाते थे और उसको उन्होंने संग्रह करने का प्रयास किया, जिसको हम लोग निजी पुस्तकालय के रूप में देखते हैं। बाद में अहमदाबाद, पटना, पूना, नासिक और सूरत आदि नगरों में आज भी प्राचीन जैन ग्रंथों का संग्रह देखा जाता है, जिसमें अहमदाबाद, पटना, पूना, नासिक, सूरत, तो यहां पे हम लोग जैन ग्रंथों का संग्रह यहां पे मिलता है। तो कहा जा सकता है कि बौद्ध जैन ग्रंथ जो है वो लाइब्रेरी के केंद्र थे, उनके अध्ययन केंद्र। भारतीय ज्ञानपीठ के प्रयत्न से दक्षिण में 5 ग्रंथालयों की खोज की गई है। दक्षिण में जो ताड़पत्र, हस्तलिखित ग्रंथ और अप्रकाशित ग्रंथ प्राप्त हुए हैं वो ताड़पत्र पे लिखे हुए थे और वो कभी प्रकाशित कहीं भी नहीं हुए हैं, ऐसे ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। भारत में पुस्तकालयों के इतिहास को अगर आगे देखते हैं तो हमें कुछ और तथ्य मिलते हैं। बौद्ध काल में तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्र का विकास हुआ, जिनके साथ बहुत अच्छे पुस्तकालय थे। तक्षशिला और नालंदा, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है और नालंदा जो है वो शिक्षा केंद्र का विकास हुआ, जिनके साथ जो बिहार में है, इंडिया में है, उसमें बहुत अच्छे पुस्तकालय थे। तक्षशिला के पुस्तकालय में वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ज्योतिष, चित्रकला, कृषि विज्ञान, पशुपालन आदि अनेक विषयों के ग्रंथ संग्रहित थे, क्योंकि उस समय इन्हीं तथ्यों पे शिक्षक जो है शिक्षा देते थे। तो वेद भी था, आयुर्वेद भी था, जो आज हम लोग मेडिसिन के रूप में देखते हैं, मेडिकल रूप में, धनुर्वेद भी था, ज्योतिष भी कला भी था, चित्रकला भी था, कृषि विज्ञान और पशुपालन हमारे मुख्य विषयों में उस समय थे। तिनका संग्रह वहां पे दिखता है। ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व नालंदा के विशाल पुस्तकालय का वर्णन मिलता है। कोई ये नई बात नहीं है, ईसा से 500 वर्ष पूर्व भी इसका वर्णन मिलता है। इस पुस्तकालय का नाम धर्मजंग था, जिसकी स्थापना सभादित्य ने की थी। 500 वर्ष नालंदा में जो पुस्तकालय मिले हैं, विशाल पुस्तकालय, वो पुस्तकालय का नाम धर्मजंग था और इसकी स्थापना सभादित्य ने की थी। इस पुस्तकालय में 3 भाग थे, जो हमने आपको बताए थे पिछले, जब हम नालंदा विश्वविद्यालय पुराना वाला का क्लास में जब उस पर वीडियो बनाया था, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं जाकर के, उसमें पूरा डिटेल है, जिसमें रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजम, ये 3 भाग थे और ये कई तल्ले में थे। कहा जाता है कि ये 4-5 तल्ले में लाइब्रेरी थे, पुस्तकालय थे, अब विषयवार इनको अलग अलग रखा गया था, वर्गीकृत करके। पुस्तकालयों की श्रेणियों में विक्रमशिला एवं वल्लभी पुस्तकालय थे, जो पूर्ण रूप से विकसित थे। हमारे यहां और कुछ पुस्तकालय थे, एक था विक्रमशिला, एक था वल्लभी मुझे लगता है कि गुजरात में पड़ता है, के पुस्तकालय थे, और विक्रमशिला मुंगेर भागलपुर के पास है, भागलपुर जिले में पड़ता है। पुस्तकालय थे जो पूर्ण रूप से विकसित थे। राजा धर्मपाल के विक्रमशिला के पुस्तकालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला के पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? राजा धर्मपाल ने की थी। और यहां पर अनेक हस्तलिखित ग्रंथ सुसज्जित थे। इस पुस्तकालय का भी दुखद विध्वंस बख्तियार खिलजी ने ही किया था। तो बख्तियार खिलजी हमारे यहाँ 2 लाइब्रेरी को नुकसान पहुंचाया, एक नालंदा और दूसरा विक्रमशिला की लाइब्रेरी को भी उसने नुकसान पहुंचाया। जबकि ये दोनों लाइब्रेरी काफी महान लाइब्रेरी थे, जिसमें काफी पुस्तकें थी, लाखों में पुस्तकें थी। ऐसा मिस्र में भी हुआ था, हम लोगों ने देखा, इसी में हम लोग पढ़ा पीछे।
गुजरात राज्य में वल्लभी नगर में, जैसे मैंने बोला था, हाँ, गुजरात राज्य में वल्लभी नगर में एक विशाल पुस्तकालय था जिसकी स्थापना राजा धारसेन ने की थी, सॉरी, धारसेन की बहन दक्षा ने की थी। दक्षा राजघराने में थी और उसे पढ़ने की लत थी। वो डिबेट जो होता था, वाद विवाद जो होता था राज्यसभा में, उसको सुनती समझती थी और वो बहुत सारे पढ़ने के इच्छुक थी। तो वो राजा की बहन थी, इसलिए उसने एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था कि हम जो है इसमें विभिन्न पुस्तकों की पढ़ाई कर सकें। इस पुस्तकालय में पाठ्य ग्रंथों के अतिरिक्त अनेकानेक विषयों की पुस्तकें संग्रहित थी। पुस्तकालय का संपूर्ण व्यय राजकोष से ही वहन किया जाता था, क्योंकि राजा ने अपनी बहन के कहने पे उन्होंने पुस्तकालय की स्थापना की थी। धारसेन ने अपनी बहन दक्षा के कहने पे पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो संपूर्ण पुस्तकालय का व्यय जो है वो राजकोष से ही होता था। इस प्रकार प्राचीन भारत में पुस्तकालयों का समुचित विकास अपनी चरम सीमा पर था। जैसा होना चाहिए वैसा ठीक था, ठीक ठाक विकास हुआ था। मुस्लिम काल में भी हमारे देश में अनेक पुस्तकालयों का उल्लेख मिलता है, जिनमें नगरकोट पुस्तकालय एवं महमूद गवां द्वारा स्थापित पुस्तकालय था। इसको नगरकोट में महमूद गवां जो है वो पुस्तकालय की स्थापना किए थे। अकबर के पुस्तकालय में लगभग 25,000 ग्रंथ संग्रहित थे। तंजीर में राजा सरभोजी का पुस्तकालय आज भी जीवित है, आज भी वो पुस्तकालय है राजा सरभोजी का। इनमें 18,000 से अधिक ग्रंथ तो केवल संस्कृत भाषा में है। 18,000 से ज्यादा जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। विभिन्न विषयों से संबंधित भारतीय भाषाओं के अति प्राचीन दुर्लभ ग्रंथ भी तंजीर में उपलब्ध है, सरभोजी के पुस्तकालय में। अब हम देखते हैं, हम लोगों ने देखा इससे पहले कि प्राचीन समय में पुस्तकों का क्या था, कैसे पुस्तक वहां पे रहते थे, प्राचीन में भी और ये कह सकते हैं कि आधुनिक से पहले। तो आधुनिक विश्व में पुस्तकालयों का विकास हम लोग देखते हैं। अब 4वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी साम्राज्यों के पतन के साथ साथ प्राचीन पुस्तकालयों का भी विकास अवरुद्ध हो गया। इसमें युद्ध ज्यादा हुए, ज्यादा चीजें जलाई जाने लगी, पुस्तकालय जलाए जाने लगे, विश्वविद्यालय जलाने जाने लगे, तो इसे बहुत सारे पुस्तकालय नष्ट हुए और लगभग 12वीं शताब्दी तक और कोई क्रांतिकारी प्रयास यानी कि वैसा प्रयास नहीं हुआ। परंतु इसके पश्चात लोगों का ध्यान धीरे धीरे अध्ययन एवं साहित्य की संरक्षण की ओर आकर्षित होने लगा और 15वीं शताब्दी के पश्चात पश्चिम के अनेक देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए महत्वपूर्ण प्रयास होने लगे। जो पश्चिमी देश थे वो सार्वजनिक पुस्तकालयों पर फोकस करने लगे कि जो लोग हैं वो सार्वजनिक पुस्तकालयों में आकर के पढ़ें। आधुनिक विश्व पुस्तकालयों का विकास हम लोग देखते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन में ब्रिटिश म्यूजियम नामक पुस्तकालय की स्थापना सन 1753 में हुई थी। ये याद रखेंगे, ब्रिटिश म्यूजियम, पुस्तकालय का क्या नाम था? ब्रिटिश म्यूजियम। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1753 में। 1763 में जॉर्ज तृतीय, उसके 10 साल बाद, ने प्रसिद्ध जॉर्ज टॉमसन संग्रहालय यानी कि उसको पुस्तकालय कह सकते हैं, जिसमें 200 ग्रंथ भेंट किए, मतलब दे दिए। जॉर्ज तृतीय ने 1763 में जॉर्ज टॉमसन संग्रहालय में 220 पुस्तकें गिफ्ट किए, भेंट किए अध्ययन के लिए। 1820 में सर जोसेफ बैंक ने अपना 16,000 ग्रंथों का निजी बहुमूल्य पुस्तकालय, इसी पुस्तकालय को जॉर्ज टॉमसन संग्रह को इन्होंने भी दान दे दिया। जॉर्ज तृतीय का 80,252, जॉर्ज द्वितीय की बात हमने यहां की थी, हम यहां जॉर्ज तृतीय पे चर्चा कर रहे हैं। जॉर्ज तृतीय का
80,252 दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह जॉर्ज चतुर्थ ने इस पुस्तकालय को 1823 में दे दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पुस्तकालय था, इसमें बहुत सारे पुस्तकें दी गई। इस समय पुस्तकालय में ग्रंथों की संख्या 60 लाख है। लगभग 75,000 हस्तलिखित ग्रंथ यहां सुरक्षित हैं जो हाथ से लिखे गए हैं। विश्व की अनेक भाषाओं के ग्रंथ यहां पर संग्रहित हैं। पुस्तकालय के कर्मचारी गण अपने विषयों के अधिकारी विद्वान होते थे। पुस्तकालय के कर्मचारी गण ये सामान्य व्यक्ति नहीं होते थे। जैसे मैंने कहा था कि जब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो द्वारपाल होते थे वो भी काफी विद्वान होते थे। वो नामांकन लेने वालों का पहले वही लोग वाइवा इंटरव्यू साक्षात्कार करते थे, उसके बाद उनका प्रथम प्रवेश का प्रथम द्वार वो क्रॉस करते थे। इसी प्रकार यहां बात करें कि यहाँ जो इस लाइब्रेरी के जो अधिकारी थे वो भी काफी विद्वान थे। ब्रिटेन में 1757 ईस्वी में पेटेंट ऑफिस के पुस्तकालय की स्थापना हुई, जिसके साथ ही उसी वर्ष साइंस लाइब्रेरी भी यहां पर स्थापित हुई। पेटेंट ऑफिस ब्रिटेन में 57 में पेटेंट ऑफिस बनाए गए, इस पुस्तकालय की स्थापना हुई। इसके साथ ही उसी वर्ष साइंस लाइब्रेरी भी, मतलब अलग से विज्ञान की अलग से लाइब्रेरी स्थापित की गई। इसको आप लोग ठीक से पढ़ेंगे क्योंकि ये सब काफी महत्वपूर्ण है। कौन प्रश्न पूछ दिया जाए पता नहीं, ऐसे इसका शॉर्ट रिवीजन के लिए हम तैयार करेंगे, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि समय मिले या ना मिले इसको आप लोग ठीक से नोट कर लेंगे या इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। प्रयास कर रहा हूं कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय 14वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का जो बड़ा पुस्तकालय 14वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का बड़ा पुस्तकालय विशाल पुस्तकालय 15वीं शताब्दी के आरंभ में स्थापित हुआ। 14वीं शताब्दी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की बड़ी पुस्तकालय बनाई गई और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 15वीं शताब्दी में, तो बस एक साल पहले ऑक्सफोर्ड ने और एक शताब्दी में दूसरी शताब्दी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने स्थापित किया। इस पुस्तकालय को भी कॉपीराइट यहां से शुरू होती है, कॉपीराइट की व्यवस्था। मतलब अब आप लाइब्रेरी में जाकर के पुस्तकालय में जाकर के पढ़ करके और जो लगता है कि ये गैप है, ये छूट गया है या इस पे हमको कुछ लिखना चाहिए, तो 2-4, 10, 20 पुस्तकों को पढ़ करके आप जो है नई ग्रंथ किताब का निर्माण कर सकते थे। ये छूट मिल गई थी, इसको कॉपीराइट बोला जाता है। मतलब उसको कॉपी करने का अधिकार आपको दिया जाता है। कॉपी करने का मतलब कि प्लेगरिज्म नहीं, चोरी करने का नहीं, उसको पढ़ करके उससे संबंधित तथ्यों के आधार पर नए चीजों का, नए किताबों ग्रंथों का निर्माण आप कर सकते थे। 1881 से 1905 में ब्रिटिश म्यूजियम की ग्रंथ सूची प्रकाशित की गई जो 108 खंडों में पूर्ण हुई। इसका दूसरा संस्करण 1931 में आरंभ हुआ। पहला संस्करण 1881 से 1905 के बीच में प्रकाशित की गई जो 108 खंडों में था, और दूसरा संस्करण 1931 में प्रकाशित हुआ, आरंभ हुआ। फ्रांस में वैसे तो पुस्तकालयों का श्री गणेश 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ था, परंतु 14वीं शताब्दी में यहां के राष्ट्रीय पुस्तकालय बिबिलियोथेक नेशनल की स्थापना की गई। कहां? फ्रांस में 14वीं शताब्दी में राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी बिबिलियोथेक नेशनल, इसका नाम था बिबिलियोथेक नेशनल की स्थापना की गई। कब? 14वीं शताब्दी में। कहां? फ्रांस में। जर्मनी में पुस्तकालयों का विकास अति प्राचीन काल से हुआ माना जाता है, जिसे बर्लिन में सरकारी पुस्तकालय की स्थापना 1661 ईस्वी में हुई थी। बर्लिन में, जर्मनी के अंदर बर्लिन है, यहां पे 1661 ईस्वी में पुस्तकालयों की स्थापना हुई थी। यहां विश्व की अनेकानेक भाषाओं का अपार संग्रह है।
जबकि जर्मनी एक छोटा सा देश है। ऑस्ट्रिया में सबसे प्राचीन पुस्तकालय साल्ज़बर्ग का सेंट पीटर पुस्तकालय है। ऑस्ट्रिया में सबसे प्राचीन पुस्तकालय कौन सा है? साल्ज़बर्ग का सेंट पीटर पुस्तकालय। साल्ज़बर्ग का, ऑस्ट्रिया देश, साल्ज़बर्ग वहां का एक शहर, और वहां पे जो पुस्तकालय का नाम था सेंट पीटर पुस्तकालय, वो 11वीं सदी में स्थापित हुआ। 11वीं सदी में स्थापित हुआ। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय 14वीं शताब्दी में, 15वीं में आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का, ब्रिटिश म्यूजियम 1881 से 1905 में, ये सब याद कर लेंगे आप लोग। 1661 में सरकारी पुस्तकालय का स्थापना बर्लिन में हुई थी, जर्मनी के। ऑस्ट्रिया में सबसे प्राचीन पुस्तकालय कहां? साल्ज़बर्ग में, और सेंट पीटर नाम की पुस्तकालय थी। अब ये पुस्तकालय की स्थापना 11वीं सदी में हुई थी। प्रेग के सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना सन 1336 में हुई थी, प्रेग में। स्विट्जरलैंड में 1895 ईस्वी में, बेल्जियम में 1837 में, और हॉलैंड में 1798 में, 1661 ईस्वी में तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। हम लोग बात करें जर्मनी का। फिर स्विट्जरलैंड में 1895 में, बेल्जियम में 1837 में, 1700 हॉलैंड में 1798 में, और 1661 में तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। सोवियत संघ में पुस्तकालयों का तीव्र गति से विकास हुआ। सोवियत संघ, रूस में, हम लोग रूस की बात कर रहे हैं। सोवियत संघ में पुस्तकालयों का तीव्र गति से विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुस्तकालयों की संख्या लगभग 3 लाख हो गई। 3 लाख पुस्तकालय सोवियत रूस में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खड़े किए गए। सबसे प्राचीन पुस्तकालय मॉस्को में लेनिन पुस्तकालय है। लेनिन पुस्तकालय कहां है? मॉस्को में है। यहां लगभग 5000 पाठक प्रतिदिन अध्ययन करने आते हैं। रूस में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति इस पुस्तकालय को प्राप्त होती है। इसलिए पुस्तकों की संख्या ज्यादा क्यों है? इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो किताबें लिखी जाएंगी वो लाइब्रेरी में एक कॉपी रखी ही जाएगी। चीन और जापान में भी पुस्तकालयों का विकास प्राचीन काल से होता रहा है। चीन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में लगभग 5 करोड़ पुस्तकें हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ के विश्वविद्यालय में भी यही की बात हो रही थी, चीन की बात हो रही थी कि इनके पास 5 करोड़ हैं और 2400 इनके पास एम्प्लॉई हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था चीन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में लगभग 5 करोड़ पुस्तकें हैं और यहाँ के विश्वविद्यालय में भी विशाल पुस्तकालय है। इंपीरियल कैबिनो लाइब्रेरी के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1831 में चीन में की गई थी। इसे आपको याद करने पड़ेंगे, या 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो भी जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तथ्य हम इसमें नहीं डाले हैं। बहुत ब्रीफ में, शॉर्ट में हमने संग्रहित किया है। 1713 ईस्वी में अमेरिका के फिलाडेल्फिया, जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में किया था, 1713 ईस्वी में अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में सबसे पहले चंदे से चलने वाला, पब्लिक जो है आम चंदे से, एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इसका नाम था। अमेरिका का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। अब इसकी स्थापना वाशिंगटन में 1800 में हुई थी। इसकी स्थापना वाशिंगटन में 1800 में हुई थी। इसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और यह सार्वजनिक पुस्तकालय है। अमेरिकन पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई थी। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA, याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई थी।
सार्वजनिक पुस्तकालय कानून सन 1949 में अमेरिका में आया था। इसके बाद क्या हुआ था, अमेरिका में धड़ाधड़ लाइब्रेरी खुले शुरू हो गए थे, सार्वजनिक पुस्तकालय थे, और अब अमेरिका के प्रत्येक राज्य में एक राजकीय पुस्तकालय जरूर है। और इसके अलावा अमेरिका में प्रत्येक विद्यालयों में लाइब्रेरी इसी कानून, सार्वजनिक पुस्तकालय कानून के तहत हर एक विद्यालय में लाइब्रेरी का होना अनिवार्य कर दिया गया था। सन 1885 में न्यूयॉर्क नगर में एक बाल्य पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। बाद में उस बाल पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय में बाल विभाग बना करके सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों में गठन किया गया था। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इस चीज को बताया था। स्कूल पुस्तकालयों का विकास भी अमेरिका में 20वीं सदी में क्या हुआ था कि स्कूल पुस्तकालय पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञानवर्धक फिल्में, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, नवीनतम आधुनिक सामग्री यहां विद्यार्थियों के उपयोग के लिए रखे जाते थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध नगर कैनबरा में राष्ट्र संघ पुस्तकालय, जिसकी चर्चा भी मैंने पिछले क्लास में की थी, नेशन एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी NAL की स्थापना 1927 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेलबोर्न में विक्टोरिया पुस्तकालय की स्थापना 1853 में हुई थी। यह ऑस्ट्रेलिया का विशाल पुस्तकालय है। विक्टोरिया पुस्तकालय कहां है? ऑस्ट्रेलिया में के मेलबोर्न में। इसमें ग्रंथों की संख्या 7,60,000 है। न्यूजीलैंड छोटा सा देश है, पर इसमें 400 विशाल सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। न्यूजीलैंड में यहां पर एक राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है, जो देश के सार्वजनिक पुस्तकालयों, शिक्षण संस्थानों से संबंध रखता है और वहां पुस्तकालयों में पुस्तकों का आदान प्रदान करता है। ब्लिंगडन में संसद पुस्तकालय है। ब्लिंगडन में संसद पुस्तकालय है, जिससे कॉपीराइट की भी सुविधाएं प्राप्त है। इस समय यहां के संसद पुस्तकालय में ग्रंथों की संख्या 2,20,000 है। दक्षिण अफ्रीका में भी पुस्तकालयों का समुचित विकास हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी पुस्तकालय केप टाउन एक जगह है दक्षिण अफ्रीका में, 1818 में स्थापित किया गया था। ग्रंथों की संख्या 3,10,000 है। दूसरा विशाल पुस्तकालय प्रिटोरिया स्टेट लाइब्रेरी है, जिसमें किताबों की संख्या, ग्रंथों की संख्या 2 लाख है। ये दोनों पुस्तकालय मिलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम करते हैं। ये दोनों पुस्तकालय कौन कौन? केप टाउन में जो स्थापित है उसमें प्रिटोरिया लाइब्रेरी, और ये है आपका का स्थापित किया गया था। ग्रंथों की संख्या अफ्रीकी पुस्तकालय, और दूसरा प्रिटोरिया पुस्तकालय। ये दोनों मिलकर के राष्ट्रीय पुस्तकालय की भूमिका में हैं। अब चलते हैं भारत में। हम लोग अपने भारत के बारे में, आधुनिक भारत में पुस्तकालयों का इतिहास को देखते हैं, विकास को देखते हैं। आधुनिक भारत में पुस्तकालयों का विकास बड़ी धीमी गति से हुआ है। इसका कारण यह भी था कि हम लोग बहुत लंबे समय से गुलाम थे, और हम संघर्ष इसी के लिए कर रहे थे कि हम कैसे आजाद हो। लेकिन फिर भी हमारे कुछ लोगों ने, हमारे सम्राट नरेश, जो मैंने बताया था, गायकवाड़ द्वितीय ने इसके लिए प्रयास किया था। उसको हम लोग आगे इसमें चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं। विदेशी शासन के कारण शिक्षा एवं पुस्तकालयों की ओर हमारा ध्यान नहीं गया। इसी से पुस्तकालय आंदोलन का राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था
और न इस आंदोलन को कोई कानूनी सहायता ही प्राप्त थी। बड़ौदा राज्य का योगदान इस दिशा में प्रशंसनीय रहा है। यहाँ पर 1910 ईस्वी में पुस्तकालय आंदोलन यानी पुस्तकालय क्रांति प्रारंभ हो गया। राज्य में एक पुस्तकालय विभाग खोला गया। पुस्तकालयों 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया। जिला पुस्तकालय, तहसील पुस्तकालय, नगर पुस्तकालय एवं ग्राम पुस्तकालय आदि तैयार किए गए थे। पूरे राज्य में इनका जाल बिछा दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम चल पुस्तकालय की स्थापना भी बड़ौदा में ही की गई थी। चल पुस्तकालय मतलब एक गाड़ी, एक वाहन जिसमें किताबें रखी हुई हैं और वो जाता था और लोग उसे लेके पढ़ते थे, फिर उसमें वापस कर देते थे। तो धीरे 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 ये चलता था, लोग पढ़ते थे। इसमें W.A. बॉर्डन, नरेश गायकवाड़ द्वितीय ने इनको कहां से बुलाया था, याद है ना, वो पिछले मैंने बताया था। तो उनको मैक्सिलो देवी से इनको बुलाया था संस्थान से, लाइब्रेरी से, और यहाँ ये अध्ययन कर रहे थे। और इनको बुला करके, क्योंकि वहां के छात्र से, रिसर्चर थे, तो उनको बुला करके बड़ौदा में पुस्तकालय की स्थापना की गई थी और बाद में इनको पुस्तकालय विभाग के अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके लिए आपको विस्तृत अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं, जो मैंने गायकवाड़ का नाम लिया द्वितीय का, गायकवाड़, तो आप ऐसा करेंगे, मेरा पूरा पिछला वीडियो जो है, इससे पहले वाला वीडियो जो कंसेप्ट, मीनिंग, डिफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, उस लिंक पे जाकर के आप देख सकते हैं। जो इससे संलग्न है देख पाएंगे। इस समय बड़ौदा राज्य के और मुख्यतः बार्डन महोदय के प्रयत्न से बड़ौदा राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी। जो बार्डन थे उनके सहयोग से बड़ौदा राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई। बड़ौदा शहर में एक केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया गया, जिसे राज्य के शासक से 20,000 पुस्तकें प्राप्त हुई। बाद में बॉर्डन महोदय ने यहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान यानी कि लाइब्रेरी साइंस, जिसकी चर्चा में पिछले क्लास में, लाइब्रेरी साइंस की बात हम पाठ्यक्रम की कर रहे हैं, पढ़ाई की कर रहे हैं, मतलब लाइब्रेरियन बनने के लिए जो पढ़ाई की व्यवस्था थी, पुस्तकालय विज्ञान विषय की शिक्षा का भी प्रबंध किया और बहुत से पुस्तकालय अध्यक्षों को शिक्षा दी गई। लोग बहुत सारे ट्रेनिंग मिली और पुस्तकालय अध्यक्ष बने यानी कि लाइब्रेरियन बने। मद्रास राज्य में सन 1927 में अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ, ऑल इंडिया जनरल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई। कब? 1927 में मद्रास में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रयत्न से सन 1933 ईस्वी में लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान के 20 ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिनमें मुख्यतः जो किताब थे वो रंगनाथन महोदय के ही द्वारा लिखे गए थे। तो उसे जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया गया ताकि जो है लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई शुरू की जा सके और हम जो है लाइब्रेरियन तैयार कर सकें। संघ ने 1929 ईस्वी में, किस संघ ने, कौन सा संघ की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात करें अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ ने 1929 ईस्वी में एक ग्रीष्मकालीन स्कूल प्रारंभ किया। ग्रीष्मकालीन जैसे जब गर्मी ज्यादा हो जाए, जब लोग काम पे नहीं जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो उसमें हुआ कैसा करते हैं कि जो लोग कहीं जा नहीं रहे हैं तो ऐसा कर उनको लाइब्रेरी का ट्रेनिंग दे दिया जाए। तो ग्रीष्मकालीन स्कूल प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण देना था। बाद में इसी संघ की प्रेरणा से मद्रास विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा के कोर्स का प्रारंभ किया। तो इसमें आपका जो महत्वपूर्ण है वो काफी महत्वपूर्ण तथ्य है भारत के संदर्भ में इस स्लाइड में। इस स्लाइड का आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे। इससे बहुत सारे डाटा हैं, जो इससे बहुत सारे प्रश्न यूजीसी नेट में या सेंट्रल या गवर्नमेंट जो रिक्वायरमेंट आता है उससे संबंधित परीक्षाओं में मिलेंगे। आपको वैश्विक भी मिलेंगे, भारतीय भी मिलेंगे। बंबई राज्य में, जिसको आज लोग मुंबई महाराष्ट्र बोलते हैं, आज महाराष्ट्र राज्य स्टेट बोल सकते हैं, में पुस्तकालय क्रांति का प्रारंभ
सन 1882 में हुआ था। बॉम्बे में कब हुआ था? साल 1882 में हुआ, जब धारवाड़ में नेटिव सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। उसी समय, जब नहीं तब, धारवाड़ में जगह है जिसमें नेटिव सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। राणे वेलूर में एक पुस्तकालय की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई। सन 1890 ईस्वी में कर्नाटक विद्यावर्धक संघ की स्थापना हुई। कर्नाटक में किस संघ की स्थापना हुई थी? विद्यावर्धक संघ। कब? 1890 में, जिसमें पुस्तकालय आंदोलन को बड़ी सहायता मिली। जो पुस्तकालय क्रांति जो चली भारत में, उससे बहुत सहयोग मिला। इस संघ ने अनेक पुस्तकें बंबई राज्य के पुस्तकालयों को निःशुल्क दे दी। कर्नाटक विद्यावर्धक संघ ने कि आपके लाइब्रेरी में किताबें होनी चाहिए। सन 1924 ईस्वी में ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, याद रखेंगे कब? सन 1924 में ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस AILC बेलगांव में हुई, और 1929 में श्री वेंकट नारायण शास्त्री के सभापतित्व में इसके ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस जो बेलगांव में हुई, इसके उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री वेंकट नारायण शास्त्री। इससे भी प्रश्न आते हैं कि सभापतित्व में बंबई कर्नाटक राज्य लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस धारवाड़ में संपन्न हुई। कहां संपन्न हुई? धारवाड़ में। बंबई राज्य में सन 1939 में, मतलब आज के महाराष्ट्र में, पुस्तकालय विकास समिति बनाई गई, जिसने 1940 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई संभव हो सकी। इस राज्य में केंद्रीय पुस्तकालय और अनेक विकसित पुस्तकालय स्थापित हो चुके हैं। बंबई विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती है। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बंबई राज्य जो उसमें था, उसमें बंबई विश्वविद्यालय में, आप उसे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई बोला जाता है, में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी। इसके अलावा बिहार राज्य में खुदा बख्श पुस्तकालय की स्थापना 1891 ईस्वी में पटना में किया गया। इसमें 8000 से अधिक हस्तलिखित पुस्तकें या ग्रंथ बोल सकते हैं, प्राचीन दुर्लभ चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह किया गया, जो 1891 ईस्वी में खुदा बख्श पुस्तकालय के नाम से स्थापित हुआ। सन 1915 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की स्थापना हुई, और 1924 में सिन्हा पुस्तकालय की स्थापना पटना में हुई। खुदा बख्श पुस्तकालय 1891 में, 1915 में पटना विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, और 1924 में सिन्हा पुस्तकालय की स्थापना पटना में की गई। सन 1937 में बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई। एक प्रश्न पूछा जाता है, बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1937 में, 1937 में। उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गायकवाड़ पुस्तकालय, गायकवाड़ वही द्वितीय गुजरात वाले जिन्होंने भारत में पुस्तकालय की नींव रखी थी, जिन्होंने वार्डन को बुलाया था। गायकवाड़ पुस्तकालय इन्हीं के नाम से पुस्तकालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, और तथा लखनऊ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का विकास हुआ। 1941 ईस्वी में इलाहाबाद में चिंतामणि मेमोरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई, जिसमें अखिल भारतीय सेवा समिति के प्रयत्नों से यह शुभारंभ हुआ था। अखिल भारतीय सेवा समिति, यह पुस्तकालय समाज सेवा संबंधी साहित्य का अद्वितीय संग्रह है। उत्तर प्रदेश के पुस्तकालय संघ द्वारा 1737 ईस्वी में प्रांत भर के पुस्तकालयों की एक डायरेक्टरी प्रस्तुत की गई, एक लिस्ट सूची बनाई गई, कहां कितने पुस्तकालय है, कहां उस पर कितने हैं, रीडर कितने हैं, ऑथर कितने हैं, स्रोत कहां से हैं। 1941 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा का प्रारंभ हुआ। 1941 में से बनारस वाराणसी
में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जिसको बीएचयू बोलते हैं, उसमें पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई शुरू हुई, लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई शुरू हो गई 1941 से। उन्नीस सौ 15 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर का पुस्तकालय श्री एडी डिकंसन के प्रयत्न से, याद रखिए, याद रखना होगा, 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर, अपने यहां वाला नहीं, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ नहीं, पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर का पुस्तकालय श्री एडी डिकंसन के प्रयत्न से विकसित किया गया। पंजाब पुस्तकालय संघ की स्थापना 1929 में हुई और 1945 में लाहौर से इंडियन लाइब्रेरी नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। इंडियन लाइब्रेरी नामक पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई? लाहौर से। कब? 1945 में। एवं मॉडर्न लाइब्रेरी नामक त्रैमासिक पत्रिका भी निकाली गई 1945 में। बंगाल पुस्तकालय संघ की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई। इसकी ओर से 1938 में एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। संघ ने पुस्तकालय विज्ञान की दिशा में भी प्रशंसनीय कार्य किया। पुस्तकालय विज्ञान के हम नाम ले रहे हैं, इसको समझ लीजिए कि बात पढ़ाई के पुस्तकालय की कोर्स की हो रही है, लाइब्रेरी साइंस के पढ़ाई की बात हो रही है। 1931 ईस्वी में, इसीलिए मैंने अवधारणा वाला क्लास जो दिया था फर्स्ट क्लास पिछला वाला, उसमें इसीलिए बताया था कि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर किए हैं, बहुत तथ्यों को लेकर के। जो उसको नहीं देखे उसको देख लेंगे। इंपीरियल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तकालय विज्ञान की कक्षाएं खोली गई, लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई शुरू हो गई और इसके बाद 1945 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इस विषय से संबंधित विभाग की स्थापना की। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या कह सकते हैं स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस। मैंने पिछले क्लास में कहा था कि स्कूल मतलब यहां पे ये नहीं समझेंगे कि वो प्राथमिक, मिडिल और उच्च विद्यालय की बात हो रही है। यहां मतलब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट की बात हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ। इसी प्रकार असम और उड़ीसा में भी पुस्तकालय संघों की स्थापना की गई। 1945 ईस्वी में पूना पुस्तकालय संघ और 1946 में दिल्ली पुस्तकालय संघ का गठन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान मतलब जैसे हम इसका नाम लेते हैं समझ जाइए कोर्स की बात हो रही है, में स्नातक की पढ़ाई प्रारंभ की गई और स्नातकोत्तर कक्षाओं की पढ़ाई का भी प्रबंध किया गया। यानी कि आप कह सकते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई शुरू की गई दिल्ली विश्वविद्यालय में। पुस्तकालय विज्ञान में अनुसंधान यानी कि रिसर्च, अभी के संदर्भ में उस समय की बात करें तो एमफिल ओब्लिक पीएचडी शुरू कर दी गई। दिल्ली विश्वविद्यालय ये मार्गदर्शन क्या विषय, इसके मार्गदर्शन से पूरे देश में पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी और पुस्तकालय विज्ञान कोर्स का पढ़ाई की शुरुआत पूरे देश में दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रेरित होकर विभिन्न विश्वविद्यालयों ने प्रारंभ किए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले कक्षा में नए प्रकरण के साथ।